Viewers, India वर्सेस इंग्लैंड फिफ्थ टेस्ट मैच डे वन अनदर वंडरफुल डे ऑफ क्रिकेट। आप देखें, कभी बारिश आती है, कभी बैट्समैन जो है वो डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं, कभी बॉलर बेहतर गेंद करते हुए दिखाई देते हैं। आज मैच में कुछ ना कुछ होता ही रहा। जब से मैच स्टार्ट हुआ अर्ली ऑन पहली ऐसी विकेट मिली इंग्लैंड में इंडिया को, जिसे मैं समझता हूँ कि लाइवली पिच है, ग्रास है, बाउंस भी है विकेट में और सी मूवमेंट भी है। और फिर भी मैं ये समझता हूँ कि इंडियन बैटर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। जिस तरीके से अर्ली ऑन आकर जो है 2 विकेट्स निकल गई थी इंडिया की, लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त कमबैक किया शुभमान गिल ने और साई सुदर्शन ने। और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करते करते वो लंच पर जब गए तो उन्होंने 72 रन बना लिया था जब वो लंच पर गए। लेकिन उसके बाद फिर बारिश रही, पूरा टाइम 1.5-2 घंटा बारिश होती रही। उसके बाद फिर कवर ऑफ हुए। फिर जब इंडिया दोबारा बैटिंग करने के लिए आया तो मैच का वो टर्निंग पॉइंट आया, जो मैं समझता हूं कि इस मैच के एंड तक वो जो चीज़ है वो हॉन्ट करती रहेगी इंडिया को। वो था शुभमन गिल का रनआउट। बिल्कुल ही यूजलेस किस्म का सिंगल था जिसको उन्होंने ट्राई करते हुए वो रनआउट हुए। और उन्होंने वो, ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा इस मैच में किया, वो बार बार इस तरह के क्लोज सिंगल ले रहे थे जो कि उन्हें मेरा ख्याल है नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा। और जिस जगह वो जाकर आउट हुए वो बिल्कुल सिंगल बनता ही नहीं था, और जिसकी वजह से इंग्लैंड को मौका मिला मैच में वापस आने का। वरना ऐसी सिचुएशन थी कि इंडिया 83 फॉर 2 था उस वक्त, और इंग्लैंड बॉलर जो है वो बिल्कुल वेवर्ड थे और उनसे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस तरीके से विकेट ली जाए। लेकिन जब शुभमन गिल की विकेट गिरी तो उसके बाद उन्हें वापसी का मौका मिला, और मैं समझता हूं कि उसका फायदा उठाया फिर इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने। स्पेशली जिस तरीके से जॉर्ज टंग ने आकर फिर 2 विकेट्स लिए हैं, वो एब्सोल्युटली जिसे कहते हैं ना रिपर था। जो दोनों बॉलें उन्होंने की हैं, एक साई सुदर्शन को और एक जडेजा को, मतलब उन दोनों बॉल्स को आप कह सकते हैं कि अनप्लेएबल डिलीवरीज थी। उस पर कोई भी बैटर होता तो मैं नहीं समझता कि वो बच सकता था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवरीज थी जॉर्ज टंग की। और जहां पर इंडिया वाजे तौर पर हमें डाउन होता हुआ नजर आया, उसके बाद 6 विकेट भी कुछ ही रन बनाने के बाद गिर गई गेस एटकिंसन की बॉल पर। आउट हुए धरव जुरल। अब यहां पर एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई व्यूवर्स, जहां पर इंडिया 153 फॉर 6 था। लगता ऐसे था कि इंडिया की जो पूरी टीम है वो 180 190 रन तक सिमट जाएगी। लेकिन फिर क्रेडिट देना होगा आज के दिन के जो बेहतरीन बैटिंग की है इंडिया की तरफ से, वो किया करुण नायर ने। वो 53 रन्स बनाकर, मे बी शायद इससे भी थोड़े ज़्यादा ही रन्स बना लिए उन्होंने, वो अभी तक क्रीज पर मौजूद हैं। और उनके साथ वाशिंगटन सुंदर एक दफ़ा फिर 19-20 रन ही बनाए, लेकिन ऑलमोस्ट 50 बॉल्स खेलकर इन दोनों के दरमियान जो पार्टनरशिप है वो अब तकरीबन 51 रन की हो चुकी है। 153 फॉर 6 थे इंडिया के, और जब डे क्लोज हुआ तो 204 फॉर 6 थे इंडिया के। ऑलमोस्ट 51 रन की पार्टनरशिप इन दोनों ने बना दी। और मैं समझता हूं कि किसी हद तक इन्होंने इंडिया को रिकवर कर लिया है उस डिजास्टर से जो होने वाला था, कि अगर मजीद एक विकेट गिरती तो मुझे नहीं लगता था कि नीचे के बैटर सर्वाइव कर पाते। जिस तरीके की ये विकेट है, आप देखें कि जब 60+ आवर हो चुके थे बॉल से, इवन देन फिर भी बॉल जो है इधर उधर मूव कर रहा था और विकेट में बाउंस था। तो ऐसे में अगर टेल आती तो ज्यादा से ज्यादा 2-4 ओवर के अंदर जो है उन्होंने फारिग हो जाना था। तो इन दोनों बैटर्स को क्रेडिट देना होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता खींचते खींचते जो स्कोर है उसे 204 तक ले गए हैं। अब सिचुएशन ये है कि कल सुबह जब मॉर्निंग सेशन स्टार्ट होगा, अगर उस टाइम धूप होती है और उसका इंडिया फायदा उठाकर मजीद 70-80 रन ऐड कर लेता है, जो कि इतना ईजी नहीं होगा इस विकेट पर ऐड करना, क्योंकि आफ्टर 15 और 16 ओवर जो है वो गेंद न्यू गेंद ड्यू हो जाएगी। और अभी जो पुराना गेंद है उसी से जो है वो खेलना इतना मुश्किल हो रहा है, तो न्यू बॉल से खेलना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होगा इस ट्रैक पर। और अभी मुझे जो मैं समझता हूं कि इंग्लैंड के बॉलर्स ने उतना चैनलाइज बॉलिंग नहीं की जितनी की रिक्वायरमेंट थी पिच की। अगर वो बेहतर बॉल करते तो शायद वो इंडिया को पहले आउट कर सकते थे। उन्होंने बहुत ज्यादा वेवर डिलीवरीज की। इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि 30 एक्स्ट्राज हैं, यानी कि इंडिया ने जो रन बनाया इसमें 30+ एक्स्ट्रा रन शामिल हैं, जिसमें नो बॉल्स भी हैं, जिसमें वाइड्स भी हैं। वेवर डिलीवरीज बहुत ज़्यादा की हैं, और ख़ासतौर पे जॉर्ज टंग ने और जेमी ओवरटन ने, उन्होंने तकरीबन 5 के रन रेट से जो है वो स्कोर दिया है इस मैच में। जहां पर आप देखें कि गैस एटकिंसन सुपर बॉलिंग किया। गैस एटकिंसन ने 18 ओवर किए और उन्होंने ऑलमोस्ट 30 रन, यानी कि 1.5 का जो है उनका वो बनता है तकरीबन इकोनॉमी रेट, और एक्सेप्शनल बॉलिंग की है। जॉर्ज टंग को इसलिए मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने जो आकर जो कमबैक स्पेल किया वो बड़ा शानदार था, जहां पर उन्होंने 2 विकेट निकाली है। तो मैं समझता हूं कि पूरे दिन में कुछ ना कुछ होता रहा। कभी बारिश हो रही है, कभी विकेट्स गिर रही हैं, कभी रन्स बन रहे हैं। तो एक्चुअली जब आप इस तरीके की विकेट देते हैं ना, जिसकी तवक्को की जा रही थी कि इंग्लैंड सारे मैचेस में इस तरह की विकेट देगा, लेकिन उसने सिर्फ लास्ट टेस्ट मैच में जाकर उस तरह की लाइवली पिच दी है, तो इससे क्या होता है कि एक्साइटमेंट बनी रहती है। हर गेंद पे लगता है कुछ ना कुछ होगा। कभी बाउंड्री लगती है, कभी बैट्समैन जो है वो गलती करता है तो विकेट गिरती है।
तो बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग रहा पहला दिन। हालांकि जिस तरीके से बारिश ने तकरीबन एक सेशन पूरा ज़ाया किया, लेकिन इवन देन आप देखें 60+ ओवर हुए, काफ़ी देर तक मैच होता रहा और दोनों तरफ से अच्छी बॉलिंग करने देखने को भी मिली। इंग्लैंड की तरफ से कुछ बॉलर्स ने, जैसे गैस एटकिंसन ने बेहतर बॉल किया, क्रिस वोक्स ने बेहतर बॉल किया, लेकिन एक मेजर ब्लो एक दफ़ा फिर इंग्लैंड को लगा है। वो ये है कि क्रिस वोक्स जो है वो इंजरी का शिकार हो गए फील्ड करते हुए। उनका जो है वो लेफ्ट शोल्डर में मेरा ख्याल है प्रॉब्लम हो गई है और वो शायद उतर गया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो अगला जो पूरा मैच बाकी है उसमें शायद वो बॉल ना कर सकें और मे भी वो खेलने के लिए भी ना आए। तो ये इंग्लैंड के लिए बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि इंग्लैंड पहले ही 3 फास्ट बॉलर से जग गया हुआ है। तो अगर वो भी नहीं होंगे तो फिर वो तो बड़ा मसला होगा। 4 फास्ट बॉलर पहले, एक अगर क्रिस वोक्स निकल जाएंगे तो पीछे 3 रह जाएंगे, तो फिर ये बड़ा प्रॉब्लम होगा। अब असल इम्तिहान मैं समझता हूँ इस विकेट पर जो आने वाला है वो है इंडियन बॉलर्स का। एक तरफ देखा जाए तो इंडिया के बॉलर जो हैं वो, इसमें नो डाउट आकाशदीप ने एक्सीलेंट बॉलिंग की थी दोनों मैचेस में। पहले में तो बहुत ही शानदार बॉलिंग की थी जो वो दूसरा टेस्ट मैच खेले थे जो इंडिया ने जीता था। तीसरे में थोड़ा ऑफ कलर नजर आया, फिर एनफील्ड हो गया, वो दोबारा कमबैक कर रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिला है और सिराज जो है वो कंसिस्टेंटली 5वां टेस्ट खेल रहे हैं। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा फास्ट बॉलिंग पे, क्योंकि स्पिनर के लिए तो ऐसा कुछ खास है नहीं विकेट में, फास्ट बॉलर के लिए ज़रूर जान है। तो आकाशदीप, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, इन तीनों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इंडिया कोई बहुत ज़्यादा टोटल तो लगा नहीं सकता। 6 विकेट ऑलरेडी डाउन है। कल सुबह मॉर्निंग में आते ही अगर पहली विकेट गिर गई, यानी कि 7 डाउन हो गए, तो फिर ज़्यादा 20-25 रन के अंदर इंडिया की बारी सिमट जाएगी। तो मुझे लगता है कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा भी करेगा 260 270 के राउंड करेगा। अब 260 270 के अंदर अंदर इंग्लैंड को अगर आपने आउट करना है तो आपको एक्सीलेंट फास्ट बॉलिंग रिक्वायर्ड है और दोनों एंड से बेहतरीन बॉलिंग रिक्वायर्ड है। और पिच में वो मदद है कि फास्ट बॉलर जो है वो इंग्लैंड को लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर इंडियन के फास्ट बॉलर ने वो गलतियां ना की जो कि इंग्लैंड फास्ट बॉलर ने की हैं, कि मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी से दूर गेंद फेंक रहे हैं या बहुत ज़्यादा ओवर पिच डिलीवरीज कर रहे हैं, अगर गुड लेंथ एरियाज पर गेंद किए, तो जिस तरह का ये विकेट है, मैं समझता हूँ इंग्लैंड के लिए इतना आसान नहीं होगा 260 270 रन करना। और इंडिया के पास पॉसिबिलिटी है कि इंडिया 40 50 रन की लीड ले जा सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उनके बॉलर्स कितनी चैनलाइज बॉलिंग करते हैं। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही वेवर्ड डिलीवरीज करनी शुरू कर दें, क्योंकि जिस तरीके से इस विकेट पर बॉल निकल रहा है, तो साथ ही साथ जाहिर है इंग्लिश बैट्समैन प्रेफर करते हैं कि उठा हुआ बॉल है तो वो कट शॉट और पुल शॉट अच्छी खेलते हैं। तो ऐसा ना हो कि वो तेजी से रन बनाकर आगे ले जाएं, और अगर इस विकेट पर इंग्लैंड लीड ले गया तो फिर तो बहुत मुश्किल है इंडिया का कमबैक कर पाना। इसलिए कि जो पिछला टेस्ट मैच जहां खेला गया, वहां जो पिच है वो तकरीबन एक जैसा खेला 5 दिन में और मजीद बैटिंग के लिए फेवरेबल होता चला गया। लेकिन यहां मुझे लगता है कि शायद इतना ईजी नहीं होगा, आगे चलकर भी खेलना मुश्किल ही रहेगी कंडीशन, और बैट्समैन्स के लिए प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि बाउंस मुझे लगता है कंसिस्टेंट रहेगा और इसी तरीके से मूवमेंट रहेगी। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो बैटर्स के लिए खतरनाक है और इंग्लैंड के लिए भी रहेंगी और इंडियन के लिए भी रहेंगी। अब देखना यह है कि पहली इनिंग्स को इंडिया कहां तक खींच पाता है। अभी जिस तरीके से 50 रन की पार्टनरशिप की है, बहुत ही यानी कि वो रिमार्केबल पार्टनरशिप है और इसमें क्रेडिट जाता है ज़रा करुण नायर को, वो नॉट आउट है। अगर करुण नायर कहीं कन्वर्ट कर देते हैं अपनी 50 को 100 में, और जो वाशिंगटन सुंदर जो है वो 50 कर देते, तो मैं समझता हूँ इंडिया जो है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन पे चला जाएगा। क्योंकि अगर इंडिया कहीं 300 लगा देता है बोर्ड पे और फिर इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए आता है, तो मुझे लगता है कि इंडिया को डेफिनेटली फिर लीड लेनी चाहिए तकरीबन 70 to 80 रन की। इसलिए कि ये विकेट ऐसा है कि इसके अंदर फास्ट बॉलर के लिए बहुत कुछ है। इंग्लैंड जो लैक कर रहा है वो ये है कि एक तो देखें बेन स्टोक्स नहीं है और दूसरा जोफ्रा आर्चर नहीं है। अगर इन दोनों में से एक बॉलर होता तो मैं समझता कि इंडिया को ये इजीली 200 के अंदर अंदर बोल्ड आउट कर सकते थे। इंडिया को बड़ा मेजर ब्लो ये है कि जसप्रीत बुमराह नहीं है, लेकिन इवन देन जो बॉलर अवेलेबल हैं वो इतने बुरे नहीं हैं। उन्होंने ही सेकंड टेस्ट मैच में पूरी इंग्लैंड को आगे लगा के रखा है, तो अब भी मौका है कि वो ऐसा कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ इंडिया के साथ आज के दिन में वो शुभमान गिल का रन आउट था। ये जो रनिंग बिटवीन द विकेट है इंडिया को उसको बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि क्रूशियल मोमेंट पर इन टेस्ट मैचेस में हमने देखा इंडियन प्लेयर्स को रन आउट होते हुए। अदरवाइज ये है कि करुण नायर के लिए ये 50 बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए कि एक तो लास्ट टेस्ट मैच था, अगर वो यहाँ भी रन नहीं करते तो मुझे नहीं लगता था कि वो इंडिया जाकर उन्होंने अनाउंस किया जाता। तो बड़ी क्रूशियल 50, बड़ी इंपॉर्टेंट टाइम पर और बहुत ही डिफिकल्ट ट्रैक पर ये 50 आई है। इतना ईजी ट्रैक नहीं है बैटिंग के लिए, तो इसका क्रेडिट भी उनको जाता है और डेफिनेटली ये उनके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा और उनको इसको लाजमी इसका रिवॉर्ड मिलेगा। अब देखना ये है कि वो इसको कितना आगे लेके जाते हैं। तो व्यूअर्स, मुझे लगता है कल के दिन में
जो मॉर्निंग सेशन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जाहिर है उसके अंदर ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फाइनलाइज हो जाएंगी। अगर इंडिया खेल गया अच्छा तो 300 तक जा सकता है, अदरवाइज मुझे लगता है 250 तक भी इंग्लैंड उन्हें सम अप कर सकता है, और फिर सारा डिपेंड करेगा बॉलिंग पर। तो देखते हैं व्यूवर्स कल क्या होगा। आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।